वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ IMFIF एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूपी PCF मेंस 2021 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी PCF मेंस 2022, अगर आपका री एग्ज़ाम फिर से होता है 2021 का, तो उसके लिए भी आपका जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। आप जो है हर पहलू को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर टोटल आपका जो है, क्योंकि आपके एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल हो जाएगा 80। तो 5 क्वेश्चन हम जो है हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपके लगभग 15 से 16 वीडियो आपके बनेंगे और आपका पूरा पेपर जो है 2021 का मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे तो इसी तरीके से 2021 के बाद 2022, फिर 19, फिर 18, चारों साल के पेपर का मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका हल प्रश्न पत्र होगा। इससे क्या होगा कि आप अपना भी सारा पहलू देख पाएंगे और अपना, क्योंकि PYP कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसलिए जो है PYP करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही फिर UPSC के भी पेपर जो है 4 साल के लास्ट के भी मॉडल पेपर आपको जो है करवाऊंगा। अगर उसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगा, इससे आपका UPSC और PCF का दोनों का आपका हल प्रश्न पत्र इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आप सारे पहलू को समझ जाएंगे, किस तरीके से अप्रोच करना है समझ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर माई मोटिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, आज हम GS पेपर 1 का ले रहे हैं प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न जो था वो प्रश्न आपका ये था कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। अब देखिए, प्रश्न को अगर पहले समझें, प्रश्न को तोड़ना सीखते हैं। तो पहला कह रहा है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए आपको क्या करना है, इसके योगदान का निर्धारण करना है। तो उसका नेचर कैसा था भक्ति साहित्य का, पहले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर भारतीय संस्कृति में इसका क्या योगदान रहा उसको डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में है। ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्म में आपका ये उत्तर होगा, आप चाहें तो इसको पॉइंटर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरुआत किस तरीके से होती है उसको देखते हैं। भक्ति आंदोलन की चेतना को भक्ति साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। ठीक है, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति में व्यापक बदलाव किया। तो यहीं से एक पॉजिटिव वे में शुरुआत किया और साफ तौर पर बताया गया आपको कि जो भक्त आंदोलन था, ठीक है, उसने कहीं न कहीं जो है जन जन के अंदर, लोगों के अंदर जो है भक्ति साहित्य के माध्यम से चेतना को जगाया, आंदोलन की चेतना को जगाया। ठीक है, अब कई सारे इम्पैक्ट पड़े उसके जो है समाज और संस्कृति पर। आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। आगे है आपका भक्ति साहित्य की प्रकृति क्षेत्रीय भाषा के विकास की है। इसको विकसित करने वाले संतों में दलित संत, ठीक है, महिला संत भी शामिल रहे। यानी कहीं न कहीं इसने जो है SC/ST का भी जिक्र कर दिया और महिलाओं का भी इम्पैक्ट डाल दिया एक तरीके से। ठीक है, सोसाइटी के अंदर भी 2 पहलू को टच कर दिया। अतः भक्ति साहित्य बहुलवादी साहित्य है। इसके अतिरिक्त भक्ति साहित्य निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति को मुखरित करता है। तो कहीं न कहीं आपने देख लिया किस तरीके से पर्सपेक्टिव को रखा गया। आगे देखते हैं, धर्म की भाषा, और जो मेन पॉइंट था यहाँ पर वो था कि क्षेत्रीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का जो विकास है, ये जो क्षेत्रीय भाषा का विकास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करेंगे आप। अगला है आपका धर्म की भाषा संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम 6वीं सदी ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ, जिसने तमिल साहित्य को समृद्ध किया। अलवर और नैनार संतों के गीतों ने समाज और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डाला। कर्नाटक में बसवन्ना के गीतों ने कन्नड़ साहित्य को विकसित किया। तो 2 एग्जाम्पल इन्होंने अच्छे से दिया, एक तमिल साहित्य का और एक कन्नड़ साहित्य का। ठीक है, इसको आप पॉइंटर के फॉर्म में लिख देंगे और ब्रैकेट में एग्जाम्पल के तौर पर कन्नड़ साहित्य और तमिल साहित्य का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं न कहीं क्षेत्रीय भाषा का जो विकास, मेनली आपकी संस्कृत भाषा नहीं बनाएगी, जो क्षेत्रीय भाषा थी उनका विकास किया गया। ठीक है, तो ये आपके जो है कल्चर को कहीं न कहीं इंप्रूवमेंट को जो है इंडिकेट भी करता है। तो वहाँ से आप इसको जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका धर्म की भाषा संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। ठीक है, इन सब का जिक्र तो हमने जो है तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, तमिल साहित्य का हो गया। अब देखिए इसी तरीके से इन्होंने आपका देखा कि यहाँ पर जो है कर्नाटक में, ठीक, कन्नड़ साहित्य का हो गया। इसी तरीके से गुजरात में नरसिंह मेहता का गीत वैफो जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने, गांधी जी का ये प्रिय भजन भी था, तो इसका भी जिक्र कर दिया। ठीक है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने और उसे दूर करने के लिए प्रेरित करता। तो 3 एग्जाम्पल का जिक्र किया, जिसको आप इजीली जो है वहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय भाषा के रूप में
भक्ति साहित्य जन जन तक पहुंचा। निर्गुण भक्ति संत कबीर, नानक, ठीक है, आदि के गीतों ने सामाजिक सद्भाव समानता पर बल देते हुए छुआछूत, सांप्रदायिकता और आडंबरों का विरोध किया। कबीर ने दलित शोषित वर्ग की चेतना को झकझोर कर निम्न वर्ग के लोगों का आंदोलन ही खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका है जिसके अंतर्गत रैदास, दादू, ठीक है, मलुकदास, दरिया जैसे तमाम निर्गुण संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। तो सब जितने भी आपके थे सबका इन्होंने जिक्र कर दिया, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर पंजाबी भाषा को समृद्ध किया। चैतन्य ने बांग्ला, शंकरदेव ने असमिया भाषा, मीरा ने राजस्थानी, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ने अपने अभंगों के माध्यम से मराठी साहित्य को समृद्ध किया और महाराष्ट्र के लोगों को जागृत किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे पॉइंट हो गया, तो आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना लेखक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और उससे जुड़े हुए सारे पहलू को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब मराठी साहित्य को दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका तमिल साहित्य को दिखा रहा है, कन्नड़ को दिखा रहा है, मतलब पूरा अगर देखें एक तरीके हो गया। एक अगर आप मैप के माध्यम से जाएं, ठीक है, मैप के माध्यम से अगर देखें तो मैप के माध्यम से उस लोकेशन को दिखा सकते हैं और वहाँ के संतों को भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। अगर ये काम करेंगे आप तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, वैल्यू एडिशन का कार्य हो जाएगा रादर पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो बेस्ट आंसर को जरूर कमेंट करें जो है अपना मॉडल आंसर बनाने के बाद। आगे देखते हैं, अगला आपका है कि जो है ब्रज में कृष्ण भक्ति साहित्य और अवधि में राम भक्ति साहित्य का विकास हुआ। भक्ति साहित्य सामाजिक प्रतिरोध का भी वाहक बना। सामाजिक बुराइयों को सीधे और सरल भाषा में नकार दिया गया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस तरह की इंपॉर्टेंट कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है भक्ति संतों के गीतों को गेय बनाकर संगीत का भी विकास किया गया। कबीर, मीरा, नानक के भजन, नामदेव, तुकाराम के अभंग आदि ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। इसी समय कन्नड़ संगीत और ध्रुपद गायन का भी विकास हुआ जो भक्ति साहित्य पर काफ़ी हद तक आपका जो है निर्भर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को बदलने और उसे समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अगर पूरे मॉडल आंसर को हम देखें यहाँ पर तो हमने अच्छे तरीके से हर पहलू को इसमें टच कर लिया गया है। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये आपका पैराग्राफ की फॉर्म में था। आपका प्रेजेंटेशन जो है अब अपने अकॉर्डिंग, यानी आप इसको कैसे यूनिक बनाते हो, कंटेंट यही रहेगा बट आप इसको यूनिक कैसे बनाते हो इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो आप जो है कमेंट में अपना मॉडल आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो सारा चीज़ आपका क्लियर है। यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज का जो है संदर्भ आपको लेना है और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसको आपको दिखाना है। सीधे पॉइंट क्लियर है, आपने तोड़ लिया इसको। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उत्थान भारतीय शिक्षित वर्ग का यूरोपीय प्रबोधन से प्रभावित होने के कारण हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत का शिक्षित वर्ग यूरोपीय मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद हो गया आपका, तथा विवेक के सिद्धांत से अभिभूत था और चाहता था कि भारतीय भी यूरोपीय सिद्धांतों से परिचित होकर अपना उत्थान करें। ठीक है, अभी हो गया आपका दूसरी तरफ कुछ शिक्षित भारतीय भारत की विदेशी शक्ति द्वारा पराजय के जिम्मेदार कारकों की खोज में संलग्न हुए। इस प्रकार पाश्चात्य प्रभाव और उनकी प्रतिक्रिया में सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की पहल राजा राम मोहन रॉय और हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपनी संस्थाओं क्रमशः ब्रह्म समाज और यंग बंगाल के माध्यम से की। राजा राम मोहन राय ने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एक ईश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया। पुरुषों पर औरतों की निर्भरता की निंदा करते हुए उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता पर बल दिया। तत्कालीन सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और 1829 ईस्वी में सती निषेध कानून बनवाया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए कॉलेज स्थापित किए। जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध किया और तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करते हुए किसानों द्वारा दिए जाने वाले लगान को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रांतियों का भी समर्थन किया। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से अपने छात्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। यंग बंगाल के एक नेता लाल मोहन घोष के अनुसार वह जो तर्क नहीं करेगा
धर्मांध है, ठीक है। वह जो नहीं कर सकता वो बेवकूफ़ है, और वह जो नहीं करता वो गुलाम है। तो इन्होंने ये बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में भी इसका रिलेवेंस है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में जो आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रसार हुआ। पंजाब में आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने ऋग्वैदिक समानता के सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव और स्त्री पुरुष असमानता का विरोध करते हुए सबको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन उनका आंदोलन पक्षगामी प्रवृत्ति का था, जिसकी जो परिणत थी सांप्रदायिक द्वैत में हुआ। बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद ने भी सामाजिक सुधारों में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से महती योगदान दिया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार प्रारंभ हुए, जो आगे चलकर आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से समाज के निचले वर्ग के उत्थान में बदल गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका विधवाओं की सामाजिक स्वीकृति और उनके पुनर्विवाह के लिए अनथक प्रयास किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य विचारों के प्रभाव में और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उत्थान और विकास शुरू हुआ, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपका जो है वेस्टर्न से जो है ये प्रभावित था, ठीक है, लेकिन यही कहीं न कहीं सामाजिक सुधार आपके देश में, अपने देश में होने लग गए, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से रियासतों का एकीकरण हुआ, उसकी जो पूरी प्रक्रिया रही, उसके प्रमुख जो है प्रशासनिक मुद्दे क्या रहे, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या रही। तो इन तीनों पहलुओं पर आपको जो है आंसर को लिखना है, ठीक है, 150 शब्दों में। अगला है आपका, पहला शुरुआत करते हैं इसका। 15 अगस्त 1947 का दिन जब भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार ने सुनिश्चित कर दिया, तब भारत ने कांग्रेसी नेताओं के सामने भारतीय रियासतों के भारत में एकीकरण को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियाँ खड़ी हो गई, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के 40% भूभाग पर ये रियासतें कायम थीं, जिन्हें सीधे इंग्लैंड से प्रशासित किया जाता था। अपने आप में ये रियासतें स्वायत्त थीं, लेकिन इनकी सर्वोच्च शक्ति ब्रिटेन के अधीन थी। भारतीय रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। पटेल ने प्रशासनिक स्तर पर मुख्यतः 2 प्रस्ताव रियासतों के सामने रखे। पहला क्या रखा, स्टैंड स्टिल, यानी यथास्थिति समझौता, जिसके तहत रियासत सुरक्षा, संचार और विदेश मामले भारत सरकार को सौंप दें और शेष अपने पास रखें। दूसरा प्रस्ताव था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, के तहत भारत में रियासत का विलय किया जाएगा और रियासत के शासक को उस प्रदेश का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा तथा उनके खर्चों के लिए प्रिवी पर्स की व्यवस्था जो है आपकी की जाएगी, भारत सरकार व्यवस्था करेगी। अधिकांश रियासतों ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर प्रिवी पर्स और पद ग्रहण किया। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके शासक और अधिकांश प्रजा का धर्म भिन्न था, जैसे जूनागढ़ का शासक मुसलमान था और प्रजा हिंदू थी। कश्मीर का शासक हिंदू था और प्रजा जो है आपकी क्या थी, मुस्लिम थी। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियाँ खड़ी हो जाएंगी। अब भाई राजा दूसरे धर्म का है और प्रजा दूसरे धर्म की है, तो विरोध होना तय था। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियाँ खड़ी हो गई, इन चुनौतियों का सामना पटेल ने बातचीत के माध्यम से धैर्यपूर्वक और अंतिम समय में सैन्य कार्रवाई द्वारा निकाला। दरअसल रियासतों के एकीकरण की चुनौती इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि रियासतों के ऊपर उनकी सर्वोच्चता, ठीक है, पैरामाउंटेसी, भारत की आज़ादी के दिन समाप्त हो जाएगी और उनके सामने 3 विकल्प होंगे। पहला, भारत में अपना विलय कर लें, दूसरा पाकिस्तान में विलय कर लें, तीसरा स्वतंत्र रहने का निर्णय कर लें। इन्हीं चुनौतियों के सामने पटेल के महती प्रयासों से भारतीय रियासतों का विलय संभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लौह पुरुष कहा गया। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो आपने देखा किस तरीके से सारे पहलुओं को उन्होंने जो है अच्छे तरीके से टैकल किया और सारा एग्जाम्पल देते हुए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला आपका है प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, कि हिमालय क्षेत्र में क्या कारण है और पश्चिमी घाटों में क्या कारण है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से आपको अंतर स्पष्ट करना है। भूस्खलन की घटना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन होकर घटित होती है, जिसमें बृहद स्तर पर पत्थर, मिट्टी, मलबा आदि पहाड़ी ढलानों या भू उच्चावचों से टूटकर नीचे गिरते हैं। भारत का लगभग 15% भूभाग भूस्खलन प्रभावित है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, लेकिन हिमालय एवं पश्चिमी घाट में भूस्खलन की
प्रवणता सर्वाधिक है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं की बारंबारता एवं तीव्रता पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक है। हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के कारणों के अंतर को प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों में विभक्त करके समझा जा सकता है। अब प्राकृतिक कारण देखते हैं। पहले प्राकृतिक कारण देखते हैं हिमालय का। पहला है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, सबको पता है, जिसमें अनवरत उत्थान की प्रक्रिया चालू है। फलतः हिमालयी चट्टानें सुगठित नहीं हो पाती, जिससे भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। दूसरा, हिमालय क्षेत्र अत्यधिक विवर्तनिक सक्रिय क्षेत्र है, जिससे यहाँ भूकंपीय घटनाओं की बारंबारता भूस्खलन की घटनाओं से तीव्र है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट है आपका, हिमालय क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई एवं तीव्र दक्षिणी ढाल भी भूस्खलन की प्रवणता को बढ़ाता है। ठीक है, तीव्र ढालों के साथ प्रवाहित होने वाली हिमालयी सदाबहार नदियाँ अवसादीकरण एवं अपर्दन की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। अगला है, बर्फबारी एवं ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया हिमालय क्षेत्र की मिट्टी एवं चट्टानों को मुलायम बना देती है, जिससे इस क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। बादलों के फटने की क्रिया भी भूस्खलन की घटना को प्रवण बनाती है। यह घटना हिमालय क्षेत्र में प्रायः देखने को मिलती है, जबकि पश्चिमी घाटों में यह क्रिया बहुत सीमित मात्रा में होती है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत पुरानी एवं कम तुंगता वाली श्रृंखला है, जहाँ की कठोर सुगठित आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें भूस्खलन की घटनाओं के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं, लेकिन इनके तीव्र पश्चिमी ढाल भूस्खलन की घटनाओं की सुभेद्यता को बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होने वाली अधिक वर्षा भूस्खलन की घटनाओं को तीव्रता प्रदान करती है। अगला है, पश्चिमी घाट में होने वाला रासायनिक मृदा अपक्षयण, ठीक है, वेदरिंग हम जिसे कह सकते हैं, भी भूस्खलन की तीव्रता को बढ़ाता है। ये तो हो गए प्राकृतिक कारण। अब देखते हैं मानवजनित कारण क्या है हिमालय में और पश्चिमी घाट में। देखते हैं पहला, हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः निर्माण कार्य जैसे बांध, सड़क आदि, विद्युत परियोजनाएं, सुरंगों के निर्माण हेतु विस्फोट इत्यादि भूस्खलन की घटना को बढ़ाते हैं। हिमालय क्षेत्र में आपका निर्वनीकरण एवं दावानल की घटनाएं मिट्टी की पकड़ को कमजोर करती हैं, जिससे भूस्खलन की घटना में बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आधारणीय पर्यटन व ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूस्खलन घटनाओं में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में होने वाली खनन गतिविधियाँ मृदा संगठन को कमजोर कर देती हैं, जिससे भूस्खलन घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगला है, औद्योगिक गतिविधियाँ, विभिन्न निर्माण कार्य जैसे बांध, सड़क, रेलमार्गों का विकास आदि भूस्खलन की प्रवणता को बढ़ाते हैं। अनियंत्रित व अधारणीय मानव अधिवास में प्रसार, वाणिज्यिक तथा पर्यटक परिसरों आदि के विकास से प्राकृतिक जल निकास प्रणाली अवरुद्ध होती है, जिससे भूस्खलन की आपकी प्रायिकता बढ़ जाती है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति और अनवरत, ठीक है, वनोन्मूलन ने आपका फ्लैश फ्लड की घटनाओं को बढ़ाया है, जिससे आपका भूस्खलन की घटनाओं में भी वृद्धि होती है। यद्यपि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानवजनित गतिविधियों ने इसकी बारंबारता एवं विभीषिका को बढ़ाया है। अतः भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए संधारणीय विकास को प्राथमिकता देते हुए संस्थागत वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही पश्चिमी घाट के संदर्भ में गाडगिल समिति की अनुशंसाओं को भी अमल में लाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन दिया। यहाँ पे गाडगिल समिति का भी जिक्र हो गया। ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। जो चीज़ें होती हैं, जो आपने पैराग्राफ में लिखा, उसी को एक पॉजिटिव सेंस में आपको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे था। लास्ट प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो ही आपका जो ऑलरेडी काफ़ी लंबा होगा, 18 मिनट का हो चुका है। डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, चीज़ों को हर पहलू को समझेंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देता है। विवेचना कीजिए। ठीक है, अब साफ साफ कह रहा है कि भाई गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, खनन उद्योग सब कुछ है, पर फिर भी जो है योगदान इतना कम क्यों है, तो उसका आपको जिक्र करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत प्राचीनतम भू संहिताओं में से एक गोंडवाना लैंड का भाग है तथा यहाँ विभिन्न खनिज संपदाओं से संपन्न चट्टानी तंत्र जैसे प्रीकैम्ब्रियन, ठीक है, पेलोजोइक, मेसोजोइक के समय की चट्टानें पाए जाते हैं। भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसके बावजूद भारत में सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 2.4 से 3% है, जो कि संभावनाओं और क्षमता की तुलना में काफ़ी कम है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं, देखते हैं। पहला, आर्थिक कारण देखेंगे। भारत में खनिज संपन्न क्षेत्र का वितरण तितर बितर है, जिससे उत्खनन, परिवहन आदि की लागत बढ़ जाती है।
पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आधुनिक तकनीकों व कुशल कामगारों की कमी, ठीक है, उपयुक्त अवसंरचना का अभाव तथा वित्तीयन की कमी भी खनन उद्योग के विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। तो 3 प्रमुख कारण यहाँ पर आपको बताएंगे। एक तो आपका है कामगार जो है आपका जो स्किल लेबर नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, और जो है फाइनेंस की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगला आपका अवैध खनन गतिविधियों से भी आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है। ध्यानतब है कि वर्ष 2019-2020 में अवैध खनन से संबंधित 72,560 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। अगला है खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे गोंडवाना लैंड वाले देशों की अपेक्षा काफ़ी पीछे है। वस्तुतः भारत अभी कुल रिजर्व क्षेत्र का लगभग 20% ही जो है अन्वेषित कर पाया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से काफ़ी कम है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में विनिर्माण उद्योग की धीमी गति भी खनन उद्योग के विकास का प्रभावित करती है। सामाजिक एवं जनजातीय कारण देखते हैं। अधिकांश खनिज समूह का भंडारण जनजातीय क्षेत्रों में है, लेकिन खनन गतिविधियों से उनका विस्थापन होता है और उनकी सांस्कृतिक विरासत के नष्ट होने का भी खतरा रहता है तथा उचित पुनर्वास न होने पर विरोध भी बढ़ता है, ठीक है। कम जागरूकता के कारण जनजातियों में सरकार व स्थानीय शासन के प्रति भय व अविश्वास रहता है, जिससे वामपंथी अतिवाद को बढ़ावा मिलता है। खनन उद्योगों में श्रमिकों की उचित सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण जीवन का खतरा बना रहता है और अवैध खनन गतिविधियों जैसे रैट होल माइनिंग, ठीक है, खनन दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। तो एक खनन दुर्घटना का भी जिक्र भी आपको यहाँ पे कर दिया गया। पर्यावरणीय कारण क्या है? खनन उद्योगों की स्थापना एवं संचालन में पर्यावरणीय और जैव विविधता का ह्रास होता है। इसके अतिरिक्त खनन उद्योग उस क्षेत्र की वायु, मृदा व जल को संदूषित कर देते हैं, जिससे उस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा आपका जो है फाइब्रोसिस, ठीक है, आपका सिलिकोसिस जैसी बीमारियां का खतरा जो है बढ़ जाता है। अगला है आपका राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। खानों के आवंटन एवं लाइसेंसिंग की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की समस्या, पर्यावरणीय अनापत्तियों को जारी करने में विलंब तथा विभिन्न प्रकार के करों का बोझ, ठीक है, बोझ, सार्वजनिक उपक्रम के एकाधिकार के कारण नवाचार एवं असुविधा का अभाव। इन सब कारणों के मद्देनजर, ठीक है, मद्देनजर खनन क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी है तथा कोयला खनन क्षेत्र में 100% FDI स्वचालित मार्ग को अनुमति प्रदान की है। साथ ही खनन क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु सत्यभामा पोर्टल का एक शानदार पहल है। तो कहीं न कहीं अच्छा कंक्लूजन कर दिया इन्होंने, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज नीति का भी जिक्र किया, पहली चीज़, ठीक है। कोयले खनन में आपका FDI 100% की बात कर दी। साथ ही जो है रिसर्च भी होना चाहिए और उसके लिए सत्यभामा पोर्टल का भी जिक्र कर दिया। तो अच्छे तरीके से कंक्लूड किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष आपको नजर आ रहा है कंक्लूजन, ठीक है। और बाकी चीज़ों को जो आप कंटेंट को आपको मिल रहा है उनको क्या करना है, बस सही तरीके से स्ट्रक्चर कर देना है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर रखें ताकि आपकी जो है लगातार वीडियो आपको मिलते रहें और जैसे ही वीडियो मिले आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।